हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट किया था और नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। आज थोड़ा सा बेसिक लेक्चर होने वाला है जिसमें कि सिर्फ बेसिक टर्म्स जैसे कि एटॉमिक मास, यूनिट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और लास्ट में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज का लेक्चर शुरू। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम एएमयू से भी डिनोट करते हैं और इसका दूसरा नाम है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड, और जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। जो एटॉमिक मास यूनिट है वो C12 जो आइसोटोप का कार्बन का, उसके मास के 1/12 के इक्वल है। ठीक है, और अब हम एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम में अभी हम एक रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखना, सबसे पहले से डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज 1/12 of mass of C12 एटम। तो भाई मास ऑफ C12 एटम कितना होता है? सबसे पहले ये लिख लो, मास ऑफ C12 एटम ये होता है भाई 1.992648 into 10 की पावर -23 ग्राम। और अब 1 AMU जैसे कि हमने डिफाइन किया था उसे फाइंड करने वाले हम 1 AMU इक्वल टू 1/12 C12 एटम। ठीक है, और इसका हम पुट करेंगे C12 एटम के मास की वैल्यू 1/12 into 1.92648 into 10 की पावर -23। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 16656 into 10 की पावर -23, जिसको हम लिख सकते हैं, इसको एक पॉइंट को पीछे ले जाए तो आप -24 हो जाएगा, और इसको हम लिखते हैं 1.6656 into 10 की पावर -24 ग्राम। और इसको हम अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन सही करने के लिए इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। तो भाई देखो, एक AMU में 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम होता है। एक AMU इक्वल टू 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम होता है, और ये न्यूमेरिकल्स में काम आती है AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। अभी जिसको उतारना उतार दो, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या है, और आगे और भी टर्म्स आएंगी। तो अभी मिटाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, जो 1 AMU है ये 1/Na एवोगैड्रो नंबर, और ये लिख लेना where Na equal to 6.022 into 10 की पावर 23। ये हमने पिछले मोल कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर में भी सीखा था कि Na की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और अब इसमें भी लिखवा रहा हूं
अब बात आती है कि भाई एएमयू की वैल्यू निकालने के लिए हमने सीक्वेल एटम क्यों लिया? व्हाई वी सिलेक्ट सीक्वेल एटम। देखो भाई, सबसे पहला रीजन है इसका कि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, और दूसरा है ये ज्यादा इनर्ट भी नहीं होता। तीसरा, जो सीक्वेल एटम है वो जो है इजीली अवेलेबल होता हर चीज में। कार्बन देखो, हमारे हमारे जो लकड़ियां होती है वो भी कार्बन से बनी होती है, कुर्सियां भी कार्बन से बनी होती है, हर एक चीज कार्बन से बना हुआ है। तो जो सीक्वेल एटम है वो ज्यादा इजीली अवेलेबल है, और ये जो अपने आइसोटोप्स है ना, जो इसके आइसोटोप से इजीली सेपरेबल भी है। और सबसे बड़ी बात, जो सीक्वेल एटम है उसका मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, और उसका जो 1/12 है वो वो 1 आ जाता है। तो और 1 किसका वेट होता है? हाइड्रोजन का, जो कि सबसे लाइट एटम होता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से सीक्वेल एटम चूज किया गया था। अभी इन सबको लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या था? नॉट वेरी रिएक्टिव, नॉट वेरी रिएक्टिव, और दूसरा नॉट वेरी इनर्ट, मतलब रिएक्ट कर लेता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। और तीसरा था इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। और इसके बाद आता है वो इजीली सेपरेबल फ्रॉम इट्स आइसोटोप्स। ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि जो 1/12 है सीक्वेल एटम का, वो होता है 1, विच इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच गलत हो गया यहाँ पे, which is the lightest atom, which is the lightest atom। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं स्कूल्स में, तो बहुत आते हैं कि क्यों सीक्वेल एटम चूज किया गया इसके लिए। और दूसरा, कोई जो नीट आईआईटी में बीच में से एक आध बार कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे भी और इस पे भी। और जो पीछे जो रिलेशन देखा था ग्राम और एएमयू का, तो लगभग बहुत सारी जगह काम आता है। बाकी इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं अभी। देखो भाई, एग्जांपल में फर्स्ट है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राम में इसका मास होता है 1.6773 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और अब हमें इसको एएमयू में कन्वर्ट करना है। तो एएमयू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको हम डिवाइड कर देंगे वो जो वैल्यू निकाली थी हमने एएमयू 1.66056 इंटू 10 के पावर -24, तो आ जाएगी एएमयू में वैल्यू 1.6773 इंटू 10 की पावर -24 बाई 1.66056 इंटू 10 की पावर -24। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और अप्रोक्स में आंसर आएगा इसका 1.00
AMU, ठीक है। और ऐसे ही बिल्कुल सेम मेथड से जो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 15.995 which is equal to 16। यहां तक आया समझ में? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद अब एएमयू और ग्राम में तो आपको समझ आएगा कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं और एएमयू का कहां यूज होता है। अब उसके बाद अब हम आते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास क्या होता है? ये एक नंबर होता है, इसे हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि इट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स कि एक एटम C1/12 ऑफ C12 के कितना गुना है। इट इज डिफाइंड एज a number which represents that one atom is how many times heavier than HEV। 1/12 of C12 atom, 1/12 of C12 atom। तो भाई अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। 1/12 ऑफ C12 एटम क्या था? एक AMU। तो अब AMU में इनके एटम का देखते हैं, जितना AMU उतना ही गुना हो जाएगा 1/12 ऑफ C12 एटम। देखो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU। और ऐसे ही लेते हैं दूसरा एग्जांपल, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होता है? मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 AMU। तो ये था भाई एटॉमिक मास की डेफिनेशन और दो एग्जांपल लिए जिनसे आपको समझ में आ जाए। और जिसको उतार लेना वीडियो पॉज करके। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी, ठीक है। चलो अब एटॉमिक मास के बाद आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास GA। देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जब एटॉमिक मास को देखो AMU में लिखते हैं तो आता है एटॉमिक मास, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास जब AMU को हटा के हम वहीं पे ग्राम लिखते हैं। एटॉमिक मास को जब ग्राम में डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। अब चलो इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन एटॉमिक मास is defined in terms of grams, it is known as ग्राम एटॉमिक मास। अब इसके लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो सबसे पहला हाइड्रोजन का एग्जांपल लिखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो एटॉमिक मास क्या होता
हाइड्रोजन एटम का 1 एएमयू। अब ग्राम एटॉमिक मास है, मैंने क्या कहा कि उसे जो एएमयू में है ना उसे ग्राम में लिख दो सीधा, तो एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका 1 ग्राम। ठीक है, फिर से करो 1 ग्राम। तो देखो 1 ग्राम अब किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम आया। अब ये क्या होता है, मास ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। और यही क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। पिछले लेक्चर में समझाया था कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम जब लेते हैं तो उसका मास 1 ग्राम से 1 ग्राम लिया जाता है, तो 1 हाइड्रोजन एटम नहीं होता, 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 एएमयू। लेकिन ये जो होता है, लेकिन 1 ग्राम किसका मास होता है, वो होता है 1 मोल हाइड्रोजन एटम। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देखो 1 मोल हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, मतलब ग्राम एटम्स होते हैं मोल्स के इक्वल। जहां पे ग्राम एटम्स लिख दिया उसमें लगा लो जितने ग्राम एटम्स हैं उतने ही मोल्स हैं। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लिखवा देता हूं मैं ये बात ताकि याद रहे। देखो ये नोट करके लिख लेना भाई, ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स is equal to number of moles, number of moles। इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके थोड़े से देखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जहां पे आपसे पूछा जाए ना नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करो, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का अपना काम हो जाएगा, बस इतना ही है। ये इसका मतलब यही है। और जहां पे अगर पूछा जाए ना ग्राम एटम्स तो वहां पे मोल्स फाइंड कर देना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 10 kg Ca कैल्शियम एटम्स, इसमें फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो भाई ये क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा पहले खुद ट्राई करके देखो, खुद लगाओ हिसाब। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन ये मैं खुद करवाता हूं। देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने मैंने अभी कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर देना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन वेट या हमें ग्राम्स में लेना है। 10 kg 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम। और अब बाई में क्या आएगा, मोलर मास, गिवन मास था 10,000 ग्राम, मोलर मास कैल्शियम कितना था 40, मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40। अब मोलर मास से कर देंगे डिवाइड, 40 आ गया, और तो इसका सीधा आ गया 4 से 1 कट जाए 250 ग्राम एटम्स ऑफ सी। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, इसे आगे नहीं मिटा रहा, इसको देख क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स in ग्राम एटम्स इन कैल्शियम ही ले लो, कैल्शियम। ठीक है, अब कैल्शियम का बताया था मोलर मास तो होगा इसका 40। चलो ये गिवन में लिख देता हूं मैं, गिवन मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40। अब
भाई ये सबसे पहले खुद से करके देखो, एकदम सेम क्वेश्चन है पीछे वाले के जैसा, ठीक है। एक बार करो, कर लिया। और जो देखो नोट्स तो मैं साथ साथ बनवा ही रहा हूं समझाने के साथ साथ, जिसको लिखना है वो वीडियो पॉज करो और लिखते जाओ साथ में, ठीक है। कर लिया, ठीक है। अब मैं करके बताता हूं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, गिवन वेट कितना है 2 kg, मतलब 2000 ग्राम, 2000 ग्राम्स। और मोलर वेट, मोलर मास 40, 10 से 1 0 और ये 50 पे। आंसर कितना है 50 ग्राम एटम्स ऑफ सी। हो गया यहां तक। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखो, देखो पहले हमसे पूछ रहा था ग्राम एटम कितना, आप दिए हैं, आप पूछेगा कि मास कितना है, तो ये ध्यान से करना है, एक बार देखना है, समझना। फाइंड मास ऑफ 5 ग्राम एटम ऑफ C12 एटम। अब देखो गिवन में फिर से लिख देता हूं, C12 एटम अभी लिखा ही है 12 ग्राम है, 12 ग्राम इसका मास होता है गिवन, लिख भी देता हूं फिर। मास ऑफ C12 is equal to 12 ग्राम पर मोल। देखो हमें दिया गया 5 ग्राम एटम्स, 5 एज इट इज लिख दिया। अब नंबर ऑफ मोल से फाइंड कर देते हैं हम इसको। तो गिवन वेट, वेट गिवन नहीं आपकी बार पूछा है तो W से रिप्रेजेंट कर देंगे। गिवन मास, और हमें मोलर मास C12 का पता है 12, तो कितना मास है 60। जो C12 एटम है उसके 5 ग्राम एटम्स में 60 ग्राम वेट होता है, ठीक है। क्लियर, ठीक है भाई। एक बार फिर से देख लो नंबर ऑफ, ये देखो सबसे पहले हमें ये पता, मैंने ये ड्राइव करके दिया था आपको, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो जहां भी हम ग्राम एटम्स की बात करते हैं, ग्राम एटम्स की जगह मोल लगा दो सीधा। ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं तो मोल्स से फाइंड करो। अगर ग्राम एटम्स दिए हुए तो सामने मोल का फॉर्मूला लगा, गिवन मास बाय मोलर मास, और उससे जो भी गिवन मास पूछा वो दे दो, या फिर मोलर मास पूछा वो पता करके बता। अब इसमें क्या दिया है 5 ग्राम एटम्स, तो हमें क्या फार्मूला लगा 5 ग्राम एटम्स। 5 ग्राम एटम्स हमने मोल वाला फार्मूला लगा दिया इस पे सीधा, जैसे कि आप यहां पे देखो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है। तो भाई गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास C12 एटम का कितना 12, और मास हमें फाइंड करना है। गिवन मास दे रखा तो ये एज इट इज W और W रखा, तो 12 यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से, 12 5 जा 60। तो भाई ये अब थोड़ा, अब देखो समझ में आ गया होगा, रिवाइज भी करवाया मैंने जो पीछे आज के लेक्चर अभी तक हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। एज इट इज इसकी डेफिनेशन एटॉमिक मास की जैसी है, लेकिन एटम्स की जगह यहां पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो इसकी भी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट a molecule is how much time heavier than 1 AMU। तो अभी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड as the number which represents
that a molecule is how much time heavier than 1 AMU. 1 AMU. तो भाई जो कि डेफिनेशन इसे लिख लेते हैं, दो एग्जांपल भाई यार, नॉर्मल से इजी एग्जांपल करते हैं सीधा, बस एग्जांपल 1। तो भाई H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, इसका वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन एटम का होता है 1 AMU और दो हाइड्रोजन एटम्स का हो जाएगा 2 AMU, 2 AMU। दूसरा एक और ले लेते हैं भाई, SO2 मॉलिक्यूल। देखो सल्फर S होता है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास एक एटम का होता है 32 और जो O2 है, O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और SO2 में दो एटम्स है 16 टू द 32, ठीक है, और 32 प्लस 32 हो जाएगा 64। तो SO2 का जो कुल मॉलिक्यूलर मास आया हुआ है 64, ठीक है, और ये आएगा 64 AMU। देखो डिफाइन किया था, देख लो H2 मॉलिक्यूल्स 2 AMU, 1 AMU का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU, और SO2 मॉलिक्यूल्स का 64 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, साथ साथ उतारते ना, पोज करके। देखो अब हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बाद है ग्राम एटॉमिक मास, अब मॉलिक्यूलर मास के बाद आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वह अपनी हेडिंग लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास कि भाई एटॉमिक मास को हम ग्राम से सीधा रिप्रेजेंट कर दें तो वो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे सेम टू सेम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स का जो मास है मॉलिक्यूलर मास, उसको अगर हम सीधे ग्राम में लिख देंगे तो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसे डिफाइन करते हैं, व्हेन मास ऑफ ए मॉलिक्यूल is defined as defined in grams, defined in grams, तो उसे बोलते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल लेते हैं भाई अपना भाई H2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल, अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, अब इसका मास कितना था, जो मॉलिक्यूलर मास था 2 AMU। यहां पे क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहां पे आया सीधे 2 ग्राम, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ moles of H2 molecules, ठीक है। अब थोड़ी सी ना गलती हो गई, ये जो है ना 2 ग्राम, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल H2 molecules जो कि इक्वल है, देखो 1 मोल है तो ये इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ
1 ग्राम एटम of H2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या आया, ग्राम एटम लिख दिया यार, मॉलिक्यूल आएगा ग्राम मॉलिक्यूल, और यहाँ पे H2 लिख दो सीधा, मॉलिक्यूल्स मतलब ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे सीधा आ गया 1 मोल, जो मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स है ना वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में आ गया। ठीक है, तो आगे हम यही चीज लिखने वाले हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2। अब देखो भाई नोट करके लिख लेना अलग से, जो कि 1 हमने एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास में लिखा था, यहां पे भी लिख रहे हैं, ये देखो इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस भी कराएंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल is equal to 1 mole molecule। ये रिलेशन भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। अब इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, तो भाई क्वेश्चन आ गया आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 88 ग्राम of CO2 molecule। तो पूछा गया है वही फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था, सीधे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर दिया आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम molecules is equal to, भाई देखो given weight by molar mass। यहां पे भी मास कर लेते हैं वेट की जगह। गिवन मास, अब देखो गिवन मास कितना है, यहाँ पे गिवन है 88 ग्राम, और CO2 मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास है वो देखो कार्बन का होता है 12 मोलर जो एटॉमिक मास है, और O2 का होता है 32 प्लस 12 44। CO2 का मोलिकुलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम लिख लो खाली ना, ये जरूरत नहीं। तो भाई गिवन वेट कितना दे रखा हमको 88 ग्राम, और मोलर मास 44, ये आ गया सीधा 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, ये आ गया। और समझो आप एकदम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड, तो समझ लेना, समझ गए हो गया, ये समझा ही है, उतार लेना वीडियो पॉज करके। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ग्राम molecules in 4.48 liter of H2 gas at ST। तो ये एक बार जो ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे खुद से। इसमें वो वाला फॉर्मूला है, जो गैस है एसटीपी और वॉल्यूम दी गई 4.48 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। ठीक है, और वो जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो आ जाए ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ये करते कर लिया हो अभी तक। ठीक है, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके थोड़ी देर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम molecules
is equal to 4.48 by 22.4 22.4। अब देखो एक जीरो यहां से हटाएंगे, यहां पॉइंट लगा देंगे, बाई में आ जाएगा 10 और इसी से कट जाएगा 2 पे, और हमारे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 0.2, यहाँ पे लिख देते हैं जगह है 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था पर टफ नहीं था, बहुत ही इजी था, ये आ सकता है भाई एग्जाम में, ऐसे देखता है क्योंकि एकदम वॉल्यूम देखते ही स्टूडेंट घबरा जाता है कि कैसे सोल्व करें यार, तो एक गलती होने के चांस बनते हैं इसमें, इसलिए ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे। अब भाई नेक्स्ट आता हमारे पास एक्चुअल मास। एक्चुअल मास व्हेन, इसको क्या बोलेंगे, देखो जब भी किसी एटम या फिर किसी मॉलिक्यूल्स का मास ग्राम में डिफाइन किया जाए उसे बोलते हैं एक्चुअल मास। इट इज व्हेन mass of one atom or one molecule defined in grams। लेते हैं, समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे वन एक्चुअल मास ऑफ, फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट लिख दो ना, ठीक है, फर्स्ट है एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम। ये होता है भाई, देखो जो 12 है ना, 12 ग्राम पर मोल होता है, वो एक मोल C12 एटम का मास होता है 12 ग्राम, और जब एक एटम के लिए डिफाइन करेंगे उसको 12 बाई Na, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, तो ये आ जाएगा 12 into 1 बाई Na। और दूसरा है एक्चुअल मास ऑफ, कौन सा था, ये मॉलिक्यूल्स के डिफाइंड है ना, एक एटम हो जाएगा और एक हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल का होगा एक का 44 into 1 बाई Na। तो ऐसा समझ में आ गया भाई, एक एग्जांपल लिया था एटम का और एक एग्जांपल हमने ले लिया मॉलिक्यूल का, और ये डेफिनेशन थी कि भाई जो ग्राम में एक एटम और एक मॉलिक्यूल का मास जब ग्राम में लिखा जाएगा तो उसे बोलते हैं एक्चुअल मास। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। ये भाई दो तरीके से फाइंड किया जाता है। इट इज डिफाइंड, इट इज नहीं, दो तरीके वो बाद में आएगा। ये जो है ये सिर्फ आइसोटोप्स के लिए होता है, जो आइसोटोप्स होते हैं उनका अलग अलग वेट होता है। तो अभी इस चीज पे सोचा गया बहुत कि भाई कौन सा वेट लिया जाए, तब ये टर्म बाहर निकल के आई एवरेज एटॉमिक मास। तो भाई उन सब का एवरेज लेके जो एवरेज आता है उन सब के एटॉमिक मास का, उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड
only for isotopes. तो भाई ये आता है टू टाइप से, टाइप 1, टाइप 1 when type 1 when percentage is given, percentage is given, देखो जैसे मास दे दिया तुमको, पहले आइसोटोप का M1, दूसरे आइसोटोप का M2, तीसरे आइसोटोप का M3 और ऐसे सो ऑन, और इनकी जो परसेंटेज आएगी, परसेंटेज वो नेचर में M1 एग्जिस्ट करेगा, ऐसे क्या मिलेगा x1, M2 एग्जिस्ट करेगा x2%, M3 x3% और and so on। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, इसको अभी मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। जिसको लिखना है वो लिख लेना, अभी थोड़ी देर रुक ही जाता हूं, लिख लो भाई, लिख लिया, कर दो रब, ठीक है। देखो हमें गिवन था सबसे पहले मास M1, M2, M3 एंड सो ऑन, और परसेंटेज x1, x2, x3 एंड सो। अब इससे निकलता है एवरेज एटॉमिक मास, कैसे निकलता है देखना, अभी देखना, एवरेज एटॉमिक, तो इससे एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा, मास को, मोलर मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, दूसरे आइसोटोप की मोलर मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करो उनके परसेंटेज से, सबके मोलर मास को, और उनको जोड़ के 100 से डिवाइड कर दो। देखो ऐसे आएगा एटॉमिक मास M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 एंड सो ऑन, अगर आगे दे रखा हो, डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास जब आपको परसेंटेज गिवन हो, और टाइप 2 है इसका जब हमको फ्रैक्शन गिवन, ठीक है। न्यूमेरिकल, देखो फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नीचे वाली लाइन में लिख देता हूं, मास ऑफ क्लोरीन आइसो Cl35, ये दे रखी है इसकी परसेंट 75%, और जो दूसरा क्लोरीन का है 37 Cl37 उसकी दे रखी है 25%। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक देखो मोलर मास में 35 परसेंटेज है 75, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, 35 इंटू 75 प्लस दूसरे आइसोटोप के जो मोलर मास है और उसकी परसेंटेज है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, प्लस 37 इंटू 25 और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम 100 से। अब देखो मल्टीप्लाई करो, अलग से कर लेते हैं, 75 35 5 5 का 37 35 और 7 2 7 3 5 15 3 7 21 22
2625। तो पहले की मल्टीप्लाई आ गई 2625 प्लस 25 7 जा 175 17 गया 25 3 75 5 और 7 12 और ये आ गया दूसरे की मल्टीप्लाई और अपॉन में 100। इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, ये फालतू की कैलकुलेशन आप घर पे कर लोगे तो समझने की है। अब इसको करते हैं प्लस 5 5 10 एक जाएगा ऊपर 3 और 2 5 6 और 9 15 1 1 और 2 3 बाय 100। एवरेज एटॉमिक मास आ जाए 35.5। तो ये था क्वेश्चन। परसेंटेज जब गिवन हो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि भाई जो डेफिनेशन में लिखा है वो कैसे अप्लाई किया जाता है। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, ठीक है। अब भाई देखो दूसरा टाइप 2 when fraction is given, when fraction is given। देखो लेट अस अज्यूम हमें दे रखे हैं मास कितना होगा भाई, एक आइसोटोप का होगा m1, दूसरे का होगा m2, तीसरे का m3 and so on। और दूसरा आता है फ्रैक्शन, f1 फर्स्ट आइसोटोप का f1 दे रखा है और दूसरे का दे रखा है f2, तीसरे का दे रखा है f3। और इससे एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, सबको डायरेक्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, 100 से डिवाइड नहीं करना इस बारे में, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1 into f1 प्लस m2 into f2 प्लस m3 into f3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा आ गया एवरेज एटॉमिक मास जब फ्रैक्शन गिवन, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चंस है इस पे, वो प्रैक्टिस करते हैं। देखो भाई अब करेंगे हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। देखो पहले हमने परसेंटेज वाला टाइप किया था, तो उसमें परसेंटेज का एक सबसे पहले वो लिया था हमने एग्जांपल। अब इसमें फ्रैक्शन का लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। तो भाई इसमें जो एक था हमारा दो आइसोटोप थे क्लोरीन के 35 और ये था Cl 37। इसका फ्रैक्शन दे रखा है हमको 3/4 और इसका दे रखा है 1/4, ठीक है। अब निकालेंगे इसका एवरेज एटॉमिक मास। देखो 35 वाले में फ्रैक्शन दे रखा है 3/4। अब ये नहीं कि 3/4 ये इसको काट के भी दे सकता, अगर इसको काट दिया जाए तो ये आएगा 0.75, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा 0.25, ठीक है। ये ऐसे भी दिया जा सकता है। तो हम अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला दे देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन 35 into 0.75 प्लस 37 into 0.25।
35 और 75 की गुणा कर लो भाई फिर से। 75 जा 25, 5 7 जा 37 और 2 37, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, या 22, 5 2 6 2। तो ये आ गई हमारी गुणा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 6 2 5। और देखो दो के आगे डेसिमल थी, दो के आगे लगा दो डेसिमल, प्लस 25 के आप इससे 25 7 जा 175, 5 यहाँ पे हो गया 70, 25 3 जा 75, 75 प्लस 17 92। अब यहाँ पे भी दो जो नंबर है उसके आगे डेसिमल है, तो यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, दो नंबर आगे, दो डिजिट छोड़ के एक डेसिमल लगा देंगे। अब इसको हम प्लस करेंगे, 5 5 10, 1 ऊपर गया, 1 और 2 3, 3 प्लस 2 5, तो ये आ गया डेसिमल। 9 और 6 35, 15, 9 प्लस 6 15 बन गया, और ये 35। अब देखो जब परसेंटेज दी थी तब भी 35.5 ही आया था, और जब अभी फ्रैक्शन दे दिया तब भी, ठीक है। तो अब ये एक हो गया सवाल आपका फ्रैक्शन का, ठीक है। 2 3 न्यूमेरिकल्स और हैं वो भी करवाएंगे अभी। यह समझ में आ गया होगा, इसे लिख भी लेना और प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि दे रखा है मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज मोलर मास ऑफ chlorine is 35.5 ग्राम पर मोल। Then find ratio Cl35 and Cl37 in naturally occurring chlorine respectively in naturally occurring क्लोरीन। देखो भाई, फाइंड द रेशियो। हम इसकी एज्यूम कर लेंगे इसकी परसेंटेज क्या है। Cl 35 Cl 37, इसकी परसेंटेज मान लो x और इसकी मान लो y। तो अब परसेंटेज जब गिवन हो तब क्या फार्मूला लगता था हमारा, मोलर मास इनटू परसेंटेज प्लस मोलर मास इनटू परसेंटेज बाय 100। तो आप निकाल दो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा दो आप सीधा, एवरेज एटॉमिक मास 35x प्लस 37y बाई दोनों परसेंटेज का सम x प्लस y इक्वल टू 35.5 गिवन है 35.5। अब देखो x प्लस y को हम सीधा यहां लेके जाएंगे, 35x प्लस में 37y इज इक्वल टू 35.5x प्लस में 35.5y। अब देखो y को हम इधर ले आएंगे और x को हम उधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा 37 माइनस 35.5 1.55 1.5y और
35.5 में से 35 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5x। एक डेसिमल से एक डेसिमल 5 से कटेगा 3 पे। तो भाई हमसे पूछा गया था x by y, x यहाँ पे y नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा 3/1। आंसर हो जाएगा इसका 3:1। आंसर इज इक्वल टू 3:1। आया भाई समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये, आ सकता है, डाउट भी रहता है कई लोगों का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इज percentage of isotopes of an element x 200, ये परसेंटेज दे रखी इसकी 90%, x 199, x 1, इसकी परसेंटेज दे रखी है हमें 3%, और तीसरा इसका आइसोटोप है x 202 और उसकी परसेंटेज रखी है 2%, इसकी परसेंटेज दी है 2%। Then average atomic mass 2%, 3%, 90%, 8 9 वाला जो है ना इसकी 8 दे रखी है, 8%, इस जो परसेंटेज है वो 8। ठीक है, हो गया आपसी। अब इसमें पूछ रखा है, क्या रखा भाई, फाइंड एवरेज इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए, फर्स्ट 200 AMU, 200 AMU, और सेकंड 199 AMU, 199 AMU। थर्ड ऑप्शन है 202 AMU, 202 AMU, और फोर्थ ऑप्शन है 201 AMU, 201 AMU। अब इसको हम सोल्व करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू परसेंटेज, 200 इनटू 90 प्लस उसकी परसेंटेज 8 और मोलर मास है 199, 199 इनटू 8 प्लस 202 into 2 by 100। ये इसको मल्टीप्लाई करो, 18,000 प्लस 8 9 is 72, ऊपर गया 7 8 9 is 72 और 7 79, ऊपर गया 7 8 1 is 8 प्लस 7 1592 इसका आ गया, और प्लस 404 by 100। तो अब इसको करेंगे प्लस 0 प्लस 2 2 2 प्लस 4 6, 0 प्लस 9 9 प्लस 0 9, 0 प्लस 5 5 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 1 9, और ये आ गया 1। अब और 100 अपॉन 100, तो इसकी 2 डिजिट छोड़ के हम लगा देंगे डेसिमल, तो ये आ गया 199.96 AMU, जिसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं 200 AMU। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन 200 AMU। ठीक है, ये हो गए इसके न्यूमेरिकल्स। आप चलते हैं अगली चीज के पास।
अगली जो हेडिंग हमारे पास फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जब किसी भी जो आयनिक क्रिस्टल होता है ना, उसके एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। इट इज, डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड फॉर आयनिक crystals. Example NaCl etc. अब देखो NaCl में फॉर्मूला मास फाइंड करेंगे। फॉर्मूला मास ऑफ, देखो Na का मास कितना होता है सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का मास कितना है 35.5, ये आ गया 58.5 आपका, ये होता है फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मास हो गया। अब करेंगे हम लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, देखो भाई, अब आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक था हमारा, और इंपॉर्टेंट भी, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो इसमें फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, देखो भाई, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है ना, ये दिया गया है लेवोशियर के द्वारा, और इसके अनुसार भाई एक एलिमेंट ना, मास जो है, मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, मास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है एक रिएक्शन में। ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे डिफाइन, और उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे जिससे समझेंगे हम। ये तो चलो पहले ही दिखा देता हूं एग्जांपल आपको। CaCO3 सॉलिड, जब हम करते हैं इसको हीट, तो ये टूटता है CaO प्लस CO2 गैस। अब देखो भाई, Ca का होता है 40 और CO3 का टोटल मिलाकर बनता है 60 प्लस 40 100 ग्राम आ गया। अब भाई ये था जो जब रिएक्शन शुरू हुई, अब हम इसको करेंगे रिएक्शन शुरू हुई, जब ये दोनों बन ही नहीं थे तो ये दोनों जीरो, अब हम इसको करेंगे, अब ये बन गया, ये कितना है Ca40 और 16, कुल मास हो गया 56 ग्राम और CO2 हो गया 44 ग्राम और यहाँ पे आ गया 0, ये पूरा चला गया वहां पे। ठीक है, देखो अब मास को देखो, जब रिएक्शन शुरू हुई इनिशियली T 0 पे था ये और T T फाइनल ये तो रिएक्शन शुरू हुई तो 100 ग्राम, पूरे रिएक्शन का मास देखो 100 प्लस 0 प्लस 0 100 ग्राम, और रिएक्शन अब खत्म हो चुकी है, CaCO2 भी खत्म हो चुका और प्रोडक्ट्स बन चुके हैं CO और CO2। 56 ग्राम 46 ग्राम प्लस करेंगे तो 100 ग्राम। भाई देखो मास कह गया, यहाँ भी 100 था और जो लास्ट में है वो भी 100 आया, लेकिन पहले CaCO3 था, अब CO2 में, तो भाई मास का जो है कुछ डिस्ट्रॉय तो हुआ नहीं और ना ही क्रिएट हुआ, सेम मास है लेकिन हाँ फॉर्म बदल गई। तो ये है मास ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले
गिवन बाय लेवोसियर। और इसमें क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. Rather, it can be converted into one form to another form। तो ये हमारा मास ऑफ वो लो ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक एग्जांपल यहीं पे लिख लो। एग्जांपल है CaCO3। इसको जब हम करते हैं हीट, C सॉलिड प्लस गैस रिलीज होती है CO2। और इसको एक्सप्लेन मैं इस लॉ के शुरुआत में ही कर चुका हूं, जब मैं लिखवा रहा था पहले ही कर चुका हूं, तो समझ में तो आ गया होगा। अब दूसरा लॉ लिखेंगे हम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, सेकंड लॉ ये लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो भाई ये जो लॉ है ये दिया गया था प्रोस्ट के द्वारा, और इसके अकॉर्डिंग जो भी एक कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है, उनकी जो मास का रेशियो होता है, मास का नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है, एक मिनट, मास का रेशियो जो होता है वो सेम रहता है, और वो डिपेंड नहीं करता है क्या सोर्स था उसको बनाने के लिए और कौन सा रिएक्शन किया गया है, कुछ भी नहीं, ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे वो डिपेंड करता है और ना ही किसी सोर्स पे। चाहे कोई भी सोर्स हो उनमें जो मास का रेशियो वो सेम रहेगा। तो अभी इसको लिखते हैं गिवन बाय प्रोस्ट। It states that in an compound the ratio of masses of components are same independent to their source or method of प्रिपरेशन। तो ये था भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिस उसके थ्रू समझेंगे हम इसको। ये जो हमने अभी डिफाइन किया है वो थोड़े से साफ कर लेता हूं पहले उसको। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, सबसे पहले H2O, H2 रेशियो
इसका यहाँ पे 2, यहाँ पे 16, 1 कर दो 1:3। अब देखो ये H2 चाहे आया नल से H2 आया, H2 और O रेशियो कितना 2:16, इसका भी रेशियो 1:8 रहेगा, ठीक है। और चाहे आया फिर नाली से, ठीक है भाई। इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो 1:8 ही रहेगा। दूसरा एग्जांपल है इसमें CO2, CO2 12 और 32। इसको काट लेते हैं भाई थोड़ा सा पहले, 4 से 4 3 12 4 8 ना, ठीक है। अब ये चाहे आपकी रिएक्शन, ये जो CO2 चाहे आप CaCO3 की रिएक्शन से करवा लो, CaCO3 की हीट से हीट कर देंगे CaCO3 को, तो CaO प्लस CO2 उसमें भी ये सेम मिलेगा 3:8, ठीक है। और चाहे और रेस्पिरेटरी CO2, रेस्पिरेटरी CO2 उसमें भी ये रेशियो 3:8 होगा, 3:8। तो कहने का मतलब यह है कि भाई एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स जिस रेशियो में होंगे, वो चाहे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई सा भी हो, चाहे सोर्स कोई सा भी हो, जो सेम एलिमेंट है उसमें जो कंपोनेंट्स का जो रेशियो वो सेम रहेगा। ये था हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब अगला आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो दिया गया था हमें डाल्टन के द्वारा। और इसमें ये कहा गया कि भाई जब दो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स बनाने के लिए, उनमें से एक एलिमेंट का अगर मास फिक्स कर दिया जाए तो जो दूसरा एलिमेंट्स जो रिएक्ट करता है वो करता है सिंपल होल नंबर रेशियो में, ठीक है। वो अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा अलग से। तो भाई सबसे पहले गिवन बाय डाल्टन according to this law, when two elements react to form different compounds, if the mass of one component is fixed, then mass of another element bears simple whole number ratio, simple whole रेशियो। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये थे हमारी थ्योरीज की। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको समझ के कहा क्या गया है। एग्जांपल H2
फर्स्ट एग्जांपल है H2O H2 और O2। देखो भाई H2O में H2 कितने हैं 1, H2O2 में H2 कितने हैं 1। ये तो था फिक्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, दो अलग कंपाउंड बन रहे हैं और एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स है। तो दूसरे का देखो H2 अगर ये है तो भाई मास आएगा इसमें 2 और 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 16, मास कितना है 32। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई सेम। वो जो दूसरा एलिमेंट है जिसके मास डिफरेंट है उसका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए, ये कहा गया है लो में। अब इसे देखते हैं 16 1 16 और 16 2 32। तो इसमें क्या रेशियो आया 1:2। तो ये कहा गया है लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर दो एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो जो दूसरे एलिमेंट के जो मासेस है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे, ये कहा गया है। आया समझ? एग्जांपल्स और दिखाता हूं। दूसरा एग्जांपल CO और CO2 C ऑक्सीजन। जो कार्बन 8 है दोनों में सेम एलिमेंट है दोनों ही और एक का मास फिक्स है, तो ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखते हैं कार्बन का मास कितना 12, यहाँ पे भी 12, ऑक्सीजन का कितना 16 और CO2 में 32। काट के देख लो 1 सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। ठीक है, और आया समझ? आसान है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल करवा रहा हूं वो भी थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल भी। ये एनसीईआरटी के भाई सारे एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल के टेस्ट में भी आते हैं और ये आते हैं नीट और आईआईटी में भी पूछे जाते हैं। थर्ड एग्जांपल देखो भाई NO N2O3 N2O4 N2O5। NO को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो नाइट्रोजन का भाज्य का मास देख लो 2 × 14 कितना हुआ 2 × 14 2 28 ग्राम इसमें है, 28 ग्राम ही इसमें है और 28 ग्राम ही इसमें है और N2O5 में भी 28 ग्राम है। अब ऑक्सीजन लिखते चले जाओ, इसमें कितना 16, इसमें कितना आ गया 3 × 16, इसमें कितना आ गया 4 × 16 और इसमें है 5 × 16। अब जब रेशियो लेंगे ऑक्सीजन का मास है ना सब में अलग, नाइट्रोजन का तो सेम है, तो अब रेशियो लेंगे तो इसका मास सिंपल होल रेशियो में आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, ये देखो ये आ रहा है 1:3:4:5। आ गया समझ? ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। फोर्थ लॉ है गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। अब गेल-लुसैक्स लॉ क्या कहता है भाई? ये गेल-लुसैक्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस होगी, गैस की वॉल्यूम होगी ना, वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगी। भाई गेल-लुसैक्स लॉ को हम करेंगे डिफाइन। इट स्टेट्स दैट
when in a gaseous reaction at constant temperature and pressure. In a gaseous reaction, reactants reacts in a gaseous reaction. Reactants reacts in a simple ratio of their volumes. ठीक है, इसका एग्जांपल है भाई N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2 NH3 गैस। देखो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1, ये होगा 3, ये हो गया 2 और इतनी ही इसकी वॉल्यूम भी होगी, ये B, ये 3B, ये आएगा 2B। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? थोड़ा सा रहता है वो आगे दिया है कि भाई ये नंबर ऑफ मोल्स में सीधे वॉल्यूम कैसे है। ठीक है, अभी करते हैं इसको रब। जिसको लिखना हो भाई लिख लेना, अपना पॉज करके लिखते रहे साथ साथ और साथ साथ समझते रहे। ठीक है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इक्वल टू nRT एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भाई देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और जो R है ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही है। तो वॉल्यूम का आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये है भाई गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। समझ में आया? ठीक है, अब आगे आज के लास्ट लॉ पे एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, करते हैं अब इसको रब करते हैं भाई एवोगैड्रोस लॉ। और जो ये देखो भाई एवोगैड्रोस जो लॉ है वो एवोगैड्रो द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आप करते हैं इसको डिफाइन। इट स्टेट्स दैट एट constant temperature and pressure equal volume of gases contains equal number of एटम्स। ये हो गया। अब देखो PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। और जो ये है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। इसमें पहले मोल्स को तोड़ लेते हैं पहले। PV इज इक्वल टू N by NA RT। देखो प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट। तो इससे हमें क्या मिलता है? V is directly proportional to number of particles। ठीक है भाई, आए यहां तक समझ में? अब आगे समझाते हैं। देखो भाई अभी हमने देखा है ये प्रूफ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अभी से दो एग्जांपल देते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपका भी
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये क्या लिख दिया, देखो फर्स्ट एग्जांपल है H2O2 CO2। अब देखो इसकी वॉल्यूम B है, इसकी वॉल्यूम B है, इसकी वॉल्यूम B है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था एवोगैड्रोस लॉ में। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, यहाँ पे भी n, यहाँ पर भी n और यहाँ पे भी n। आया समझ? ये है एवोगैड्रोस लॉ। एक और लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी ले लो कोई नहीं। H2 की जगह N2 कर लो, रहेगा सेम बिल्कुल। N2 देखो इनकी वॉल्यूम है B, फिर से इक्वल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां से देख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स B इक्वल होंगे। ये है भाई एवोगैड्रोस लॉ। और आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू। और भाई अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करना जितने भी क्वेश्चंस लगवाए हैं। थैंक यू।